Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 बायो इनर्जेटिक्स शुरू किया है और उस चैप्टर बायो इनर्जेटिक्स के आज हम सेकंड लेक्चर के ऊपर बात करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था बेटा कि सेल में जब फूड की प्रोडक्शन होती है, उस फूड को जब ब्रेक किया जाता है तो उस ब्रेकन की गई जो फूड होती है जिससे एनर्जी बनाई जाती है उसे या तो इस्तेमाल कर लिया जाता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या उसे स्टोर कर लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. और जो स्टोरिंग फॉर्म है उसको हमने कहा था कि जी वो एटीपी है. आज हम बात करेंगे एटीपी के ऊपर मुकम्मल तौर पे कि वो क्या है, क्या काम करती है, किस तरह का स्ट्रक्चर रखती है और वो कैसे एनर्जी को स्टोर करती है और कहां करती है. ये बेटा आज के लेक्चर में हमने पॉइंट्स पे डिस्कशन शुरू करनी है. बेटा हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ एटीपी. कि एटीपी के बारे में किसने सबसे पहले बात की बेटा? एटीपी को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है कार्ल लुहमैन. इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एटीपी की और इन्होंने ये कहा कि एटीपी इज अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है. हम इसकी बात आगे करते हैं. सेकंड पॉइंट बेटा फ्रिट्ज लिम्पमैन का है. इन्होंने 1941 तक एटीपी के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया. उन्होंने कहा कि एटीपी इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर द एनर्जी. एटीपी इज एन एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल. कि एटीपी जो है वो एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है. वो एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपनी बॉडी के बाहर रिलीज भी करता है. सो उसे स्टोर भी करता है और रिमूव भी करता है. तो ये दोनों काम एनर्जी के रेफरेंसेस से बताए थे फ्रिट्ज लिम्पमैन ने. और इसी वजह से 1941 के अंदर इस बात को एक्सप्लेन करने पे कि ये एक एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है उसे नोबेल प्राइज दिया गया था. बेटा फ्रिट्ज लिम्पमैन को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया. अब शुरू करते हैं बेटा एटीपी के बारे में क्या क्या बातें कही जाती हैं. जैसा कि बेटा मैं अभी आपको बता चुका हूं कि कार्ल लुहमैन ने जब इस बात को कहा था कि एटीपी मैंने डिस्कवर कर ली है तो उसने कहा था कि एटीपी इज अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. ये आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है बेटा न्यूक्लियोटाइड की. तो एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड होती हैं. आपके माइंड में डीएनए या आरएनए की बात बेटे आनी चाहिए क्योंकि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एटीपी भी डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर होती है, ऐसा नहीं है. हाँ, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है लेकिन जो डीएनए और आरएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है. अब हम देखते हैं कि एक एटीपी क्या क्या काम कर सकती है, उसमें कितनी एबिलिटी है और उसके बारे में क्या पॉइंट्स कहे जाते हैं. बेटा कहते हैं कि एटीपी इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अ सेल. सेल के जो इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज करने की जिम्मेदारी जिस पार्ट के ऊपर होती है बेटा वो है एटीपी. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? सेल की जो प्रोटीन्स हैं, सेल के जो कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स हैं, इन सभी को जो सिंथेसाइज करने की जिम्मेदारी है वो एटीपी है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये एक्चुअली सेल के स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं बेटा. तो सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं इसलिए ये सिंथेसाइज होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए, पर्सन्स की ग्रोथ के लिए, पर्सन्स की डेवलपमेंट के लिए और पर्सन्स की बॉडी में मूवमेंट्स के लिए, इन सभी के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी जिस पार्ट के थ्रू आती है उस पार्ट का नाम है जी एटीपी. थर्ड पॉइंट हमारा कि एटीपी का काम जो है वो एक इंपॉर्टेंट नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के अंदर भी है, इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. अब ये नर्व इंपल्स क्या है बेटा?
नर्व इंपल्स एक काइंड का मैसेज होता है बेटा, एक सिग्नल होता है। आपकी बॉडी से कोई भी बाहर से चीज आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को लगती है तो इंफॉर्मेशन फौरन आपके ब्रेन को पहुंच जाती है। जैसे आप सभी बच्चे अगर अपने हैंड्स को इस तरह टैप करें तो जब आप टैप करेंगे आपको फौरन आपके ब्रेन में पता चल जाएगा कि यहां पर कोई चीज आई है, कोई कट लगता है, आपको फौरन आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन आती है कि जी यहां पे कुछ हुआ है। तो वो मैसेज, वो चीज जो यहां पर होगी वो आपके ब्रेन तक पहुंचाई जाती है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहते हैं नर्व इंपल्स। और इन नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट होने के लिए जो पार्ट या जो एनर्जी का हिस्सा चाहिए होता है बेटा वो एटीपी की फॉर्म में ही होता है और वही उसे सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? क्या एटीपी जो है वो एक इररैंडम स्ट्रक्चर है कि वो अपनी शेप बदलती रहती है, ये कांस्टेंट स्ट्रक्चर है? बेटा चूंकि एटीपी है एक न्यूक्लियोटाइड, तो हर न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में जो चीजें आती हैं वही चीजें इस एटीपी के स्ट्रक्चर के अंदर भी आएंगी। यूजुअली तौर पर जो न्यूक्लियोटाइड होती है बेटा उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है बेटा एक 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर जिसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज का मीन होता है बेटा 5, शुगर एक मॉलिक्यूल का नाम। सो पहला कंपोनेंट हो गया पेंटोज शुगर जो कि एक 5 कार्बन शुगर है। सेकेंड कंपोनेंट आता है बेटा इसमें डबल नाइट्रोजीनियस रिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेस, डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजनस बेस। वैसे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट तरह की बेसेस होती हैं बेटा। एक होती है एडेनिन, एक होती है थायमीन, एक होती है गवानीन और एक होती है साइटोसिन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, लेकिन एटीपी के केस में जो डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस होती है वो यहां पर ये एडेनिन होती है। सो आप कह सकते हैं कि पहला कंपोनेंट 5 कार्बन शुगर था, तो दूसरा कंपोनेंट एक डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस जिसका नाम है एडेनिन वो मौजूद है। तीसरा कंपोनेंट है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि एसोसिएशंस ऑफ फॉस्फेट्स। अब ये तीनों अगर स्ट्रक्चर्स को मैं असेंबल करूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। ये है जी सबसे पहले एक 5 कार्बन कंपाउंड बेटा, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है बच्चों। इसमें कार्बन्स की एसोसिएशंस अगर मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं तो यहां पर वैसे ऑक्सीजन का ग्रुप होता है, यहां पर कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 यहां पर होता है बेटा ऊपर की तरफ। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने यहां पर कार्बन लिखा नहीं है, लेकिन रियलिटी में कार्बन नंबर 5 यहीं पर होता है बेटा। अब ये है जी 5 कार्बन वाला एक शुगर। ओके, इसकी कार्बन नंबर 1 पे डबल रिंग जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो अटैच होती है। यहां पर इसकी कार्बन नंबर ये 1 है, ये उसकी जो डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। यहां पर जो नाइट्रोजीनियस बेस है आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो एडेनिन होती है। सो दिस विल बी द एडेनिन। अब इसके जो कार्बन नंबर 5 है, यहां पर कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट्स होते हैं बेटा, ये फॉस्फेट्स होते हैं और फॉस्फेट्स आपस में लिंक होते हैं इस तरह से। 2 फॉस्फेट्स के दरमियान ये जो मैंने आपको इस तरह से कर्वी शेप बॉन्ड बना के दिखाया, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नोन एज अ टाइल्डी बॉन्ड। इसे टाइल्डी बॉन्ड कहते हैं बेटा। और ये एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड होता है बेटा। जब एनर्जी ब्रेक करेगी या एनर्जी जब बनेगी तो इन्हीं फॉस्फेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। आपकी बॉडी में जब एनर्जी चाहिए होगी तो फॉस्फेट का ये जो पहला टाइल्डी बॉन्ड है उसे तोड़ा जाएगा। मजीद एनर्जी चाहिए होगी तो फर्दर ब्रोक करते 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 एटीपी के स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन की तरफ आते चले जाएंगे। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा बायो एनर्जेटिक्स ऑफ एटीपी। एटीपी की इन्वॉल्वमेंट
एटीपी का रोल और एटीपी की एनर्जी और कंजर्वेशन की बात की जाती है कि कैसे एटीपी एनर्जी सप्लाई करती है। शुरू करते हैं बेटा। पॉइंट है, ये है जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 बॉन्ड्स हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये उसके हैं जी 3 बॉन्ड्स, क्योंकि 1, 2 और 3 ये 3 बॉन्ड्स हैं। अब बेटे होता ये है कि जैसे ही सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, सेल इस एटीपी को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये देखें ना, यहां से जब पहला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला जो फॉस्फेट है जो अब इनऑर्गेनिक होगा वो अलग हो जाएगा, वो मैंने अलग कर दिया। अब इस एटीपी के मुकम्मल स्ट्रक्चर में इन 2 कंपोनेंट्स पे तो कोई चेंज नहीं आया, बाकी बचे ये 2 कंपाउंड। अब ये 2 फॉस्फेट है, अब ये ट्राई फॉस्फेट नहीं होगा क्योंकि एक बॉन्ड से फॉस्फेट निकल गया, बाकी बच गए 2। अब ये बाई फॉस्फेट है, जिसे डाई भी कह सकते हैं, बाई कहें या डाई कहें बात एक ही है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अब एडिनोसिन बाई फॉस्फेट में या एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में चेंज हो गया। तो बात ये हुई कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब वो बाई या डाई फॉस्फेट में बदल गया, एडिनोसिन बाइफॉस्फेट में चेंज हो गया। अब इससे एनर्जी कहां रिलीज हुई? एनर्जी ये इसके साथ आ गई है बेटा, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है बेटा। ये बहुत एनर्जी है। 7.3 किलो कैलोरीज का मतलब है बेटा 7300 कैलोरीज, 7300 कैलोरीज, और ये नॉर्मल काम करने के लिए बहुत होती है बेटा। अगर यही एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दी जाए तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ के दोबारा एटीपी बना सकता है। ये एक डबल रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। इसमें जो अगर एटीपी एडीपी में बदल सकता है तो एडीपी वापस एटीपी में भी आ सकता है बेटा। ये हमारा रिएक्शन का पहला स्टेप। अब आते हैं जी मजीद अगर एनर्जी चाहिए, कंडीशन है कि एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, मजीद अगर सेल को एनर्जी चाहिए तो फिर इस एडीपी का ये जो सेकंड बॉन्ड है ये वाला, इसे भी तोड़ दिया जाता है। अब 2 फॉस्फेट्स निकल गए, 1 फॉस्फेट बाकी। ये वाला जो फॉस्फेट अब रिमूव हुआ वो आ गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी एज सच रिलीज हुई, 7.3 किलो कैलोरी ये एज सच रिलीज हुई, और बाकी बच गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक बॉन्ड निकला और अब बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1, फॉस्फेट मीन फॉस्फेट। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां से पढ़ना शुरू करूं यहां की तरफ, तो एक फॉस्फेट होने से मैं कहूंगा कि ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। 2 टाइल्डी बॉन्ड्स के ब्रेक करने से 7.3 और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। किस तरह से? अगर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठाकर एएमपी के साथ जोड़ा जाए तो एएमपी दोबारा से एडीपी के अंदर चेंज हो जाता है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन है बेटा। तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन ये होती रहती है। अब यूजुअली तौर पर ये जो रिएक्शन होता है एनर्जी बनाने का वो यहां तक ही रखा जाता है, एएमपी तक, क्योंकि अगर मजीद इस थर्ड बॉन्ड को भी तोड़ दिया गया, इस थर्ड बॉन्ड को भी ब्रेक कर दिया गया तो मुकम्मल एटीपी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है बेटा। यूजुअली तौर पर ऐसा किया नहीं जाता। इस तरह जो एटीपी थी उसे पहले मैक्सिमम एडीपी की तरफ लाते हैं और एडीपी से एएमपी की तरफ ले आते हैं। इस एएमपी को मजीद आगे ब्रेक नहीं करने दिया जाता क्योंकि फिर एटीपी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब पर्सन्स क्या करते हैं, एडीपी को दोबारा अपनी बॉडी में कन्वर्ट करवाने के लिए ये फिनोमेना करवा लेते हैं। अब ये कैसे होता है? एक पर्सन स्टार्विंग कंडीशन में था, एडीपी एएमपी में बदल गई और अचानक से वो कहीं जाता है, उसे खाना मिल जाता है, वो खाना खा लेता है। अब वो जितना ज्यादा खाना खाएगा उतनी ज्यादा ग्लूकोज आएगी और जितनी ज्यादा ग्लूकोज आएगी उतनी ज्यादा ब्रेक करके एनर्जी आएगी, और जितनी एनर्जी आएगी हर 7.3 किलो कैलोरी, हर 7.3 किलो कैलोरी इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़कर पहले यहां इस्तेमाल कर लिया जाएगा,
फिर ये अदर बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा और AMP दोबारा से ATP के अंदर वापस आ जाएगा और ये फिर से एक स्टोरिंग फॉर्म बन जाएगी, सेल की एनर्जी करेंसी बन जाएगी कि जब भी सेल को ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से सेल उसे इस्तेमाल कर लेगा बेटा। तो ये था हमारा आज का मेन पॉइंट कि किस तरह से ATP एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, कैसे सेल के तमाम काम करवाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिस्कवरी के हवाले से क्या क्या बातें बेटे बताई जाती हैं। होपफुली बेटे आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहला प्लांट्स के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बेटा। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।